नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल SMMCQs में। दोस्तों, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 की मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके हूबहू एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, इसको किस तरह से याद करना है, ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को आज समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्लास 8 की है, सोशल साइंस की है, यानी कि सामाजिक विज्ञान की। इसमें आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, भूगोल, उसके बाद आपका इतिहास, ठीक है, और राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे और 50 के 50 सही करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल 50 प्रश्न है और आप लोगों को पता होगा कि इसमें से नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को 50 में 50 क्वेश्चन आंसर करके आना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेवारी किसे सौंपी थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास, इतिहास का पहला चैप्टर में ही मानचित्र वाला है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लॉर्ड क्लाइव थे, इन्होंने मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेवारी किसे सौंपा था। जेम्स मिल, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या जेम्स रेनेल। तो आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इन्हें सौंपा गया था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेवारी किसे सौंपी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 5, 4, 2 या 3। इसका राइट आंसर होगा 3। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। देखिए फोर्ट विलियम किला ये जो है ना, ये किस शहर में बनाया गया था। सूरत में, मद्रास में, कलकत्ता में, कालीकट। तो आप लोगों को पता होगा फोर्ट विलियम किला जो है ये कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या, आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि कलकत्ता से ही जब कलकत्ता में किलेबंदी किया जा रहा था तो वहीं से 1757 की क्रांति, ठीक है, प्लासी का युद्ध की शुरुआत सिराजुद्दौला से शुरुआत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। देखिए टाइगर ऑफ मैसूर, ये जो टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर उस समय के बहुत बड़े शक्तिशाली प्रांत था। ठीक है, तो टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता था। हैदर अली, मीर जाफर, टीपू सुल्तान या सिराजुद्दौला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का ही बेटा है। ठीक है, पहले हैदर अली थे, उसके बाद ये टीपू सुल्तान आया। ठीक है, इनका तलवार कहा जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील धातु से बना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा जिसमें नील, नील, ठीक है, नील एक ऐसा खेती था जिसको अंग्रेज द्वारा भारतीय लोगों को जबरन कराया जाता था। ठीक है, नील की खेती लोग करना क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि खेतों में फर्टिलाइजर कम हो जाते थे। दूसरी बात, नील की खेती का जो कीमत होता था ना, ये अंग्रेज लोग खुद डिसाइड करते थे, किसान नहीं कर पाते थे। तो इसलिए एक तो ज़्यादा मेहनत है नील के पौधों पौधों को बचा के रखना, उसे देखभाल करना, ज़्यादा टाइम भी लगेगा। और दूसरी बात क्या था कि नील की खेती करने के लिए आपको सबसे उपजाऊ वाला ज़मीन ही चाहिए था, इसीलिए किसान मना कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। आप लोगों को पता होगा संथाल, मुंडा और उराव ये झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पे, झारखंड राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था, बम्बई में, सूरत में, बंगाल में, मद्रास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में किया गया था। ठीक है, बम्बई जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग मुंबई कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। देखिए 1857 की क्रांति को ही सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन संबंधित थे 1857 में, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा। तो ये ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे जी संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले अपने छावनी में क्या कर दिया था, गोलीबारी वहीं पे किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड, नहीं ये नहीं है, सॉरी, ये 9 नंबर क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना या चर्बी वाले कारतूस। देखिए तत्काल कारण तो ये चारों ही है, लेकिन जो सबसे मेजर और तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है, वहाँ पे हल्ला उड़ा दिया गया था कि जो कारतूस है ना, जो दांत से खींचना पड़ता था बंदूक में, कि वहाँ पे वो गाय, हिंदुओं को बोला गया था कि गाय की चर्बी लगाया गया, और जो मुसलमान थे उनको बोला गया था कि यहाँ पे सूअर का चर्बी लगाया गया, जिस कारण से विद्रोह बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस दस्तावेजों
को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड डिस्पैच, या एक या दो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वुड डिस्पैच। ठीक है, इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा का। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? देखिए शांति निकेतन आप लोगों को पता होगा कि ये गुरुदेव के नाम से फेमस है, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने किया था। ठीक है, और कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 22 जनवरी 2020, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2020, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 22 जनवरी 2015। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की? देखिए समाज सुधारक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद विद्यासागर या हरविलास शारदा। ठीक है, तो इनमें से एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए अपने बेटे की शादी एक विधवा औरत से किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने अपनी बेटी की शादी एक विधवा औरत से करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? देखिए स्त्री पुरुष तुलना किताब आप लोगों ने पढ़ा होगा समाज सुधारक में। ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुल्ले, या पंडित रामाबाई, या हरविलास शारदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? देखिए पेरियार के नाम से जाना जाता है किसे? ऑप्शन ए ईश्वरचंद, नहीं सॉरी, ई.वी. रामास्वामी नायकर, आत्माराम पुंडरंग, और पंडिता रामाबाई, और नारायण गुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई.वी. रामास्वामी नायकर। ठीक है, इन्हें कहा जाता है पेरियार। और ये किससे संबंधित है? ये नस्ल भेदी जो भेदभाव हो रहा था उससे, उसके विरोध में ये थे। ठीक है, एक बार इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि जब ये कांग्रेस पार्टी में शामिल होने गए थे ना, तब इन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में लोगों को जाति के आधार पर बैठाया जा रहा था, जिस कारण से इन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजाराम मोहन राय, हेनरी लुइस विलियम डेजेरियो, या स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजाराम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन। आप लोगों को पता होगा कि अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? देखिए चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान, या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह। ठीक है, इन्होंने ही 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान, या अजीत लकड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, माइकल किंडो। ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मेट में मेडल जीत के लाए हैं। ठीक है, एशियाई खेलों में। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन है? बताइए पवन चक्की। पवन चक्की एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि पवन कभी खत्म नहीं होगा, ये बनता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? देखिए आप लोगों को पता होगा कि चंद्रयान-3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चंद्रयान-3 को भेजा गया सफलतापूर्वक। ये चांद के दक्षिणतम बिंदु में लैंड किया, और उस बिंदु का क्या नाम था? शिव शक्ति पॉइंट। ये भी याद रखिएगा, हो सके ये पूछा जाए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए अभी मैंने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, पहला देश है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मृदा निम्नीकरण के सहायक है? देखिए मृदा निम्नीकरण मतलब मृदा का ह्रास। ठीक है, वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कार्यों के तहत
मृदा का निम्नीकरण होता है, ठीक है। वनोन्मूलन यानी वन को, पेड़ को काटा जाना। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, इससे भी मिट्टी का फर्टिलाइजर नीचे चला जाएगा। और अतिचारण यानी कि पशुचारण ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, मिट्टी बह के चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है, बताइए कितने परसेंट है जिसको पीने योग्य यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 2.7% ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग पीने के लायक, ठीक है। बाकी समंदर में तो बहुत है, बट सारा पानी नमकीन है, खारा है, लवणीय है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है, बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, युवाओं के कौशल विकास से, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है, बताइए विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है, भारत, चीन, रूस या अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है, बताइए इनमें से कौन सा फसल है जिसको सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। जूट, पटसन, कपास, चावल। आप लोगों को आंसर पता ही हो गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कपास। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, काला सोना पेट्रोल को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एपीकल्चर, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है, बताइए अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन या फूलों की खेती। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है, भारत, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत मसालों का रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है, बताइए खनिज आधारित उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, रेशम, कागज। ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है, बोकारो, धनबाद, राउरकेला, जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर को बोकारो इस्पात सिटी भी कहा जाता है, पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। चलिए स्टील सिटी के नाम से फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, हटिया, गोमिया, घाटशिला, सिंदरी। उर्वरक के लिए तो देखिए भारत का सबसे पहला उर्वरक फैक्ट्री जो खोला गया था वो सिंदरी में खोला गया था, झारखंड में, ठीक है। उस समय तो बिहार था, ठीक है। चलिए सिंदरी धनबाद में। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। देखिए जनसंख्या परिवर्तन तीनों कारणों से होता है। जन्म दर का मतलब है प्रत्येक 1000 बच्चों में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, जो जीवित रह रहे हैं उसको जन्म दर। मृत्यु दर प्रत्येक 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में बढ़ने की संख्या को बोलते हैं, ठीक है। प्रवास मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाकर बैठ जा रहे हैं। तो तीनों ही कारण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन या अध्यक्षीय शासन पद्धति या फिर उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो संसद है वो उसमें 2 संसद का पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। देखिए भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को सॉरी 6 तरह का मौलिक अधिकार दिया गया है। 6 तरह का मतलब पहले तो 7 तरह का था। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है, बताइए भारतीय संविधान धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त है, ठीक है। किसी भी एक धर्म को स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल मान्यता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। तो आप लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत को जन सुविधाओं के लिए ऐसा कहाँ से आता है। देखिए सॉरी ऐसा नहीं, पैसा है। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो सरकार के पास पैसा आता कहाँ से, बताइए इसका राइट आंसर होगा टैक्स, टैक्स से आता है, ठीक है। यानी सरकार जनता के ही पैसे से सब कुछ करते हैं, ठीक है। पुलिस सारा व्यवस्था जनता के पैसे से चल रहा है, टैक्स से चल रहा है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ना कि पुलिस हो चाहे नेता हो वो जनता की नौकर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? बताइए कौन है जो तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री। यहाँ पे दोनों प्रधानमंत्री आ गया ना, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये तीनों ही संसद से संबंधित है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में बिल लाया जाता है, पारित होता है, और अंतिम सिग्नेचर जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, तभी वो कानून बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भी संसद पार्लियामेंट का भाग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए? देखिए टोटल, सबसे पहले आप लोगों को जानना ये है कि लोकसभा में टोटल कैंडिडेट कितने होते हैं। ठीक है, 545 है, 545 कितना है? 545। तो अगर कोई भी पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो लोकसभा में सीट कितना लाना है? इसका आधा लाना है, यानी कि इसको 2 से भाग दे दो तो कितना आ रहा है? 272। ठीक है, 272 सीट लाओ तो आपका सरकार बन जाएगा। ठीक है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट जो बना नया नया, इन्होंने 272 प्लस सीट लाया तभी तो बना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? बताइए। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? देखिए आप लोगों ने 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, आप लोग केक काटते हैं, बहुत सारे सजावट करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके जन्म दिवस पर ये दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, किस राष्ट्रपति के शिक्षक दिवस मनाया जाता है? बताइए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, संसद। तो देश के नागरिकों के लिए जो कानून बनाया जाता है ना, वो संसद है। ठीक है, संसद में कानून बनाया जाता है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है, संसद का निम्न सदन लोकसभा। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्यसभा में, एक मिनट, राज्यसभा में 245 सदस्य। ठीक है, लोकसभा में 545 सदस्य। ठीक है, होते। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? बताइए। झारखंड राज्य में लोकसभा के सीट कितने हैं? बताइए, टोटल कितने सीट हैं? अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ था, बताइए। लोकसभा का सीट है 14, यानी कि 14 सीट है। राज्यसभा का 6 सीट है, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल पार्लियामेंट संसद के लिए झारखंड से कितने सीट है? 20 सीट है। ठीक है, जिसमें से टोटल कितना है? 20 सीट है। लोकसभा का 14 है और राज्यसभा का 6 है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सके एग्जाम में राज्यसभा का पूछ दे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जब झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, 15 नवंबर 2000। ठीक है, चलिए एक सेकंड, एक सेकंड। उस टाइम तो झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम गठन नहीं हुआ था, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2002 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, हमारे देश में टोटल उच्च न्यायालय जो राज्यों में होते हैं कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। 24, 22, 16 या 14? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए एफआईआर, आप लोग अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाओगे, आपके घर में चोरी हो गया या फिर कहीं पे मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप लोग अगर पुलिस पे जाओगे तो सबसे पहले एफआईआर लिखी जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? सामाजिकरण, हंसियाकरण, अस्पृश्यता, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे समुदाय को हम लोग बोलते हैं हंसियाकरण, जो समाज में पीछे छूट जाता है। तो इन लोगों के लिए आरक्षण पद्धति लाया गया है। ठीक है, जैसे SC ST OBC के लोगों को आरक्षण दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये लोग पिछड़े हैं बहुत ज़्यादा हमारे समाज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? बताइए, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कितना % आबादी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26%। कितना? 26, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सा है? बताइए।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकन्या समृद्धि योजना। ये बालिकाओं से समृद्धि के से संबंधित है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज आप लोगों के क्लास 8 के सोशल साइंस के मॉडल पेपर। इसके 50 के 50 क्वेश्चन को एकदम रट लेना है। इस वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार देखना है ताकि सारे क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए, ठीक है। और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, उसके फैक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी अपने जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, उन्हें भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी लाभ हो सके एग्जाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।